हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारे पास दो टाइप्स की एनर्जी हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग वाटर होती है, एनर्जी फ्रॉम द बायोलॉजिकल वेस्टेज होती है, फ्रॉम द बर्निंग वुड होती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी इसमें आती है, टाइडल एनर्जी भी आती है और जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। और दूसरी हमारे पास जो एनर्जी है वो हम पढ़ते हैं इसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास नेचुरल गैसेज आती है, पेट्रोलियम आती है, कोल आती है। तो साथ साथ जो है वे क्वेश्चंस के साथ साथ इन चीज़ों को समझेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर जो है यहाँ पर होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दिए गई हमारे पास चार स्टेटमेंट है, इनको केयरफुली रीड करना है। और यहाँ पर हमें पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें ये देखना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। चलिए, पहली स्टेटमेंट, टू ओवरकम द एनर्जी क्राइसिस। देखिए, हम आज एनर्जी क्राइसिस की तो बात करते हैं और हम उसके लिए जो है डिफरेंट जो है वो उसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये वाली एनर्जी, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है टू ओवरकम द एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए, उसके क्राइसिस को जो है ओवरकम करने के लिए द यूज ऑफ सोलर कुकर मस्ट बी इंक्रीज। बिल्कुल, हमें सोलर कुकर का जो है वो यूज जो है वो करना चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है। अगली स्टेटमेंट, टू ओवरकम द एनर्जी क्राइसिस मोर अमाउंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मस्ट बी यूज। क्या हमें ज्यादा नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना है? अब नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि नेचुरल गैस, यानी कि पेट्रोलियम, कोल, क्या हमें इसका ज्यादा इस्तेमाल करना है? नहीं, हमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं तो हम रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। क्या कि हम फ्यूचर में जो एनर्जी क्राइसिस होने वाले हैं या आज की डेट में भी जो है उन्हें हम ओवरकम कर पाए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट जो होगी वो यही होगी। अगली हमारे पास है, द री यूसेज ऑफ वेस्ट मटेरियल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी डन टू ओवरकम द एनर्जी क्राइसिस। बिल्कुल, हमें री यूसेज करना है वेस्ट मटेरियल का और उनसे जो है हमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो पैदा करनी है ताकि हम एनर्जी क्राइसिस से निपट सके। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट होगी। टू ओवरकम द एनर्जी क्राइसिस वाटर हैज टू बी सेव, तो हमें वाटर को भी सेव करना होगा ताकि देखिए हाइड्रो पावर जो है वो पूरा जो है वो वाटर से चलता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइडल एनर्जी है या डिफरेंट एनर्जीज जो है वाटर से भी जो है वो हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एलपीजी इज बुटेन। हम सभी जानते हैं जो एलपीजी है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? बुटेन है। ठीक है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट बेसिकली क्या क्या होते हैं? एक तो बुटेन होता ही होता है, इसमें जो है वो इथेन भी मिलाया जाता है और साथ में जो है वो प्रोपेन भी होता है। तो इन तीनों से मिल के बनता है, लेकिन जो बुटेन है, ये बुटेन जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एलपीजी का। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं और हमें यह देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बुटेन कैन बी लिक्विफाइड इजिली अंडर हाई प्रेशर। बुटेन जो है उसे हम आसानी से हाई प्रेशर से लिक्विफाइड कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। बुटेन इज लिक्विफाइड बाय केमिकली रिएक्टिंग विद इथेन एंड प्रोपेन। इथेन भी इसमें रिएक्ट होता है, प्रोपेन भी, लेकिन इसे हम केमिकली उसे लिक्विफाइड करने के लिए नहीं करते हैं, वो तो इसके मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं एलपीजी के। अच्छा, बुटेन को हम लिक्विफाई कैसे करते हैं? तो व्हेन वी अप्लाई द एक्सट्रीम प्रेशर ऑन बुटेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म। आप जानते हैं ये हमारे सिलेंडर्स में जो एलपीजी आती है और इनमें ये जो सिलेंडर्स होते हैं ये एक्सट्रीम प्रेशर में होते हैं। क्या होता है इसमें? एक्सट्रीम प्रेशर लगा होता है, यहाँ से भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है एज जो बुटेन इसके अंदर होती है वो लिक्विफाई हो जाती है। जैसे इसका प्रेशर हटता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगी। आप देखते होंगे कि आपकी गैस पाइप जो होती है उसमें अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो आप देखेंगे वहां पर लिक्विड दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो वो क्या है कि वो अब एक्सट्रीम प्रेशर में जो है वो बुटेन नहीं है, वो गैस पाइप में आ गई है। अगर वहां पर प्रेशर कम है तो आपको जो है लिक्विड दिखेगा, क्योंकि बुटेन जो है वो लिक्विफाइड है। ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रेशर होगा तो वो लिक्विफाइड फॉर्म में होगी। तो बुटेन को कहने का मतलब कि वो लिक्विफाइड फॉर्म में जो है वो अंडर प्रेशर जो है वो होती है। तो बुटेन जो है एक हाईली फ्लेमेबल भी है। अब यहाँ पर आपका स्टेटमेंट जो है सिर्फ वन ही ट्रू होने वाला है, ओनली वन ट्रू। अब देखिए, अब इसी में एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था एलपीजी से रिलेटेड क्लास 4th में, कि जो ऑर्डर होता है
एलपीजी में, जो गैस सिलेंडर में आप देखते हैं गैस की जो खुशबू होती है उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन हम एक ऐसा केमिकल उसमें ऐड करते हैं तो जिससे वो स्मेल होती है। तो वो केमिकल का नाम क्या है? वो एथाइलीन मेरकैप्टन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट कंटेन इन अ फ्यूल कंट्रीब्यूट टू द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। होपफुली आप सभी कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब समझते होंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विच एलिमेंट कंटेन्ड इन अ फ्यूल कंट्रीब्यूट्स टू द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नीचे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से देखना सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। देखिए, जब हम 1 ग्राम जो है वो मास जो है वो फ्यूल का बर्न करते हैं तो उस पर जो एनर्जी रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है? हीट एनर्जी जो है निकलती है। 1 ग्राम मास ऑफ फ्यूल को जो है जब हम जलाते हैं, इसको हम बर्न करते हैं, सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम मास इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की, लेट अस सपोज इसके जो यूनिट है वो क्या है? किलो जूल पर ग्राम होती है, और इसके स्मॉलर यूनिट्स जो होंगे वो जूल पर ग्राम होगा। ठीक है, तो ये इसके स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं, ये किलोग्राम किलो जूल पर केजी। ठीक है, और स्मॉलर यूनिट्स में ग्राम होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है, कितनी होती है? 150 होती है। 150 क्या? किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू सभी की याद होनी चाहिए। जब भी आपने जैसे भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का टॉपिक पढ़ा होगा उसमें सबसे पहले आपको जो है फ्यूल के बारे में पढ़ाया होगा, फिर कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ाया होगा, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल के बारे में पढ़ाया होगा। तो हम पर जो है बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ फ्यूल्स है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बता ही देता हूँ, जैसे कि हमारे पास फ्यूल कौन कौन से है और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहले जो है वो काऊ डंग होता है, क्योंकि देखिए घरों में जो है किसी भी विलेजेस में आप देखेंगे आज भी जो है काऊ डंग का जो है वो यूज़ किया जाता है। उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है 6 से 8 जो है वो किलो जूल पर केजी होती है। फिर हम देखते हैं वुड का जो है बहुत ज़्यादा आज भी जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वुड भी जो है जलाया जाता है एज अ फ्यूल, और इसकी कैलोरीफिक 17 से 22 होती है। इसके बाद जो है हम कोल की तरफ जाते हैं। कोल भी जो है वो यूज़ किया जाता है। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू 25 से 33 किलो जूल होती है। फिर आपका जो है वो पेट्रोल है, गाड़ियों में यूज़ करते हैं आप। फिर हम केरोसिन का भी जो है वो यूज़ करते थे पहले। ठीक है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू है ना 45 होती है। तो इसके अलावा जो है कौन सा फ्यूल और बचा? हम मीथेन की बात करते हैं। ठीक है, मीथेन की जो है वो 50 होती है। फिर हम घरों में जो है एलपीजी का यूज़ करते हैं, इसकी 55 होती है। आप गाड़ियों में सीएनजी भी जो है यूज़ करते हैं, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है 50 होती है। और हाइड्रोजन की तो मैंने आपको बता ही दी, सबसे ज़्यादा 150 होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट स्टिल वी से दैट देयर इज एनर्जी क्राइसिस। देखिए आप डायनामिक्स के जो है वो थर्मो की डायनामिक्स के क्लास पढ़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर आप पढ़े हैं कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी जो है कंजर्वेशन के बारे में। ये बात आप सभी जानते हैं कि एनर्जी को ना ही हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर भी हम ये बात करते हैं कि एनर्जी के क्राइसिस है। जब एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो वो एनर्जी जाती कहाँ पर है? ठीक है, तो एनर्जी के क्राइसिस ही क्यों अराइज होते हैं? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बताइए, पहला हमारे पास है फॉर्म ऑफ एनर्जी कीप चेंजेस। बिल्कुल, एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म की एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप टरबाइन चला रहे हैं, टरबाइन से आपको काइनेटिक एनर्जी मिलती है और उसकी वजह से आप जनरेटर चलाते हैं, जिससे आपको जो है वो फाइनली इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो आपने देखा जो ये मैकेनिकल एनर्जी थी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, उसे हमने जो है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर एनर्जी वो जो है वो हमारी मैकेनिकल वाली डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बल्कि वो कन्वर्ट हो गई किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर जो हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं वो यही है कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स अ कांस्टेंट। हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं करते हैं। हम ये बोलते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। फिर यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है टू द सराउंडिंग इन लेस यूजेबल फॉर्म। आप जानते हैं वर्क और हीट हमारे जो है वो क्या है? एनर्जी की फॉर्म्स है।
हीट जो होती है आपकी लो ग्रेड एनर्जी होती है और वर्क जो होता है आपकी हाई ग्रेड एनर्जी होती है। हम हीट देते हैं और उससे हम वर्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्टीम इंजन है, आपने जो है वो हीट दी, स्टीम से आपको वर्क मिलता है, तो एनर्जी जो होती है एक फॉर्म की जो है वो दूसरी फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कंबशन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल इज। जब कभी आप जो है फ्यूल को बर्न करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? या तो स्मोक मिल रहा है और आपकी जो है वो हीट एनर्जी भी मिल रही है। दो चीज़ें तो मिल ही रही है आपको। फॉर एग्जांपल आपने वुड लकड़ी को जलाया, आपको स्मोक भी मिलेगा और हीट एनर्जी भी मिलेगी। व्हेन बर्न प्रोड्यूसेस स्मोक एंड हीट एनर्जी, चाहे वुड की बात करेंगे, कोल की बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे, ऑयल भी आपको भी जलाइए, तो देखिए आप दोनों चीज़ें आपको मिलती है। तो मतलब जहां पर हीट एनर्जी मिल रही होगी, एनर्जी रिलीज हो रही होगी, वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो एक कंबशन ऑफ प्रोसेस क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जरूरी है जलने के लिए, तो एक ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक जो है वो रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर रिडक्शन तो नहीं हो रही है और हीट जो है वो रिलीज हो रही है। हीट जो है वो रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो एंडोथर्मिक भी नहीं होगी। तो ओनली ए जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्रूड ऑयल से है। क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। क्रूड ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, इज सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय प्रोसेस कॉल्ड। आप सभी जानते हैं जो हमारे भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि हमारे जो अर्थ में जो है लिमिटेड अमाउंट की जो एनर्जी है, जिसे आप फॉसिल्स कहते हैं, फाउंड इन अर्थ इन लिमिटेड अमाउंट, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनसे आपकी जो है क्रूड ऑयल भी मिलता है, आपका नेचुरल गैसेस भी मिलती है, आपकी पेट्रोलियम वगैरह सभी मिलती है। और आपने जब इस सोर्स ऑफ एनर्जी किसी से भी पढ़ा होगा, उसने आपको ये प्रोसेस जो है ज़रूर जो है वो बताया होगा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं और इन्हें जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है लगते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो बनने में। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। लेकिन आप जानते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के साथ साथ इंसेक्ट्स जो है, एक्चुअली में हम क्रूड ऑयल पे आने वाले हैं कि क्रूड ऑयल होता क्या है, क्रूड ऑयल कैसे बनता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि क्योंकि हम सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करें, टॉपिक की भी रिवीजन साथ साथ होते रहे। देखिए जो प्लांट्स और इंसेक्ट्स होते हैं जो ओशन में होते हैं, जब ये मरते हैं, जब ये प्लांट्स मरेंगे, दे गॉट ब्रीड इनसाइड द ओशन, ओशन में ही जो है दफन होंगे। एज अ रिजल्ट दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द अर्थ सरफेस, तो मतलब अर्थ की सरफेस पे जो है ये क्या होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। तो आप देखिए एनॉर्मस प्रेशर है इस अर्थ में जो है, एक तो पानी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऊपर से लगती जा रहा है, नीचे से अर्थ का भी जो है वो प्रेशर जो है इसमें लगती जा रहा है इन पे। तो एनॉर्मस प्रेशर ऑफ अर्थ एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ सरफेस स्टार्ट डिकेइंग देम, तो इन्हें जो है वो डिके कर देते हैं। एज अ रिजल्ट सम एनर्जी जो है, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। दे गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल और ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, बाद में फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो फ्यूल्स आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर दे गेट कन्वर्टेड इनटू द कोल, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो कोल है इसमें क्या क्या होता है, कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। फिर एक फॉर्म होती है कोक। अब कोक में क्या होता है, 98% जो होते हैं वो कार्बन होते हैं। कोल के बाद जो है वो कोक आ गया, कोक के बाद जो है फिर वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होगा, पेट्रोलियम में। अब पेट्रोलियम जो है यानी कि क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल। अब ये दो लफ्ज से मिलता है, पेट्रो और ओलियम से। पेट्रो का मतलब जो होता है ये रॉक होता है, और जो ओलियम होता है इसका मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो ये पेट्रो रॉक्स है, तो मतलब पेट्रोल जो है वो मिलता है आपको दो नॉन पोरस रॉक्स के बीच में। ये सपोज दो नॉन पोरस रॉक्स हैं, तो इनके बीच में कहीं आपको जो है पेट्रोलियम मिलता है, यानी कि क्रूड ऑयल निकलता है। अब यहाँ पर जो पेट्रोलियम होता है ये क्या होता है, 85% इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन ही, यही कार्बन होगा, यही हाइड्रोजन होगा, यही ऑक्सीजन होगा। लेकिन इसमें जो है 10 से 12% जो है वो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, 10 से 12% हाइड्रोजन होता है। और फिर इसमें जो है वो ट्रेसेस ऑफ सल्फर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन वगैरह भी जो है इसमें होंगे। लेकिन जो पेट्रोल की एक्सट्रैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
होता क्या है, सबसे पहले हम जो है ड्रिलिंग करते हैं। क्या करेंगे? ड्रिलिंग। बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स होती है जिनसे हम ड्रिलिंग करते हैं, और एक जो है कुआं खोदते हैं। जैसे आप, ठीक है, ऑयल का कुआं कह रहे हैं, ऑयल वेल हमने खोदा यहाँ पर, किया ऑयल वेल। ऑयल वेल खुदता है, उसके बाद जो है हम सक करते हैं, ऑयल को हम बाहर खींचते हैं, सक विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। पाइप्स की मदद से जो है वो खींचते हैं। सबसे पहले हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? हमें नेचुरल गैस मिलती है, ठीक है, जो कि अलग से आपको पढ़ना होगा नेचुरल गैस के बारे में, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, ठीक है। अब नेचुरल गैस जो होती है, इसी को हम जो है फॉसिल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल गैस भी कहते हैं। ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, और इसी को हम कंप्रेस करके जो है सीएनजी बनाते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमें नेचुरल गैस मिलती है। अब इसी नेचुरल गैस की हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है? हम इंडिविजुअली जो है इन सारे प्रोसेस को सेपरेट कर सकते हैं। जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं इसको हम अलग अलग से जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। हर एक कंपाउंड को सेपरेट करेंगे। तो हम यहाँ से पेट्रोलियम गैस को अलग कर देंगे, ठीक है। हम एलपीजी बनाएंगे, उससे पेट्रोलियम गैस से जो एलपीजी बनाएंगे। फिर आप जो है नेचुरल गैस जो है वो अलग करेंगे। इसी तरीके से जो है वो आप बाकी भी प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो कहने का मतलब जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया जो है देने की कोशिश की है। चलिए आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। एक गुड फ्यूल क्या होगा? आप देखिए, आपकी नज़र में एक गुड फ्यूल क्या होगा? कि जो आसानी से जल जाए, वो एक गुड फ्यूल होगा, बिल्कुल एक आसानी से जलने वाला। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, हाँ, फ्यूल यहाँ पर रखा है और यहाँ पर कहीं स्पार्क हुई घर में, तो वो उसको जो है वो कैच करके जो जलना शुरू कर सकता है, ठीक है, जले उस, ठीक है, लेकिन उतनी आसानी से भी जो है वो नहीं जलना चाहिए, ठीक है। एक मॉडरेट रहना चाहिए, ना ही ऐसा भी नहीं हो कि हम उसे 1 घंटे से जला रहे हैं वो जले ना। हाईली फ्लेमेबल भी नहीं होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती है गुड फ्यूल की, उसकी क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू उसकी हाई ही होनी चाहिए। हाई जो होती है वो सीवी होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बोला हाइड्रोजन की 150 है, लेकिन हम फ्यूल की कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी है। खाली हम कैलोरीफिक वैल्यू पे जो है उसकी बात नहीं करते। हम एलपीजी का यूज़ कर रहे हैं, उसकी कहीं 55-50 के आसपास जो है वो रहती है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। हम उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं जिनकी मॉडरेट टाइप है। फिर इनका इग्निशन टेम्परेचर वो मॉडरेट होना चाहिए। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? देखिए, मिनिमम टेम्परेचर जिसपे एक फ्यूल जो है बर्न करता है या कोई भी सबस्टेंस बर्न करता है उसको, वो उसको हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। आप देखिए, अब विंटर्स है, समर्स आती है, फिर अगर हमारा फ्यूल ऐसा है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और वो मिनिमम टेम्परेचर उसको समर्स में मिल गया, तो वो बर्न करना शुरू हो जाएगा। तो मतलब हम फ्यूल को तो स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसे हम आसानी से घर में स्टोर भी कर पाए, उसका ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी जो है ठीक ठाक हो। इग्निशन टेम्परेचर एक मॉडरेट सा इग्निशन टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो फ्यूल जो है ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ जो है करेक्टरिस्टिक्स रहती है उसकी। अब देख लिए, पढ़ लीजिए। इट वुड डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। तो वो तो बात है ही, कैलोरीफिक वैल्यू की बात की गई कि हमें जो है उससे वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा मिले। आप से जनरेटर चलाना चाहते हैं, एक वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, 1 लीटर में जो है हम देखते हैं कि कितना हमको वर्क मिल रहा है। आप गाड़ी चलाते हैं, आप उसका माइलेज चेक करते हैं, तो फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसका जो है हमें, जिससे हमें वर्क भी जो है अच्छा मिले। इट इज़ एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकल, सभी को जो है दस्तियाब होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ठीक है। इट इज ईजी टू स्टोर करना भी आसान हो चाहिए, और ट्रांसपोर्ट भी जो है इसका होना चाहिए आसान। आप जानते हैं कि जैसे कि नेचुरल गैस वगैरह है, आप इन ट्रक्स वगैरह में जो है वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। आपके घर में जो एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं उनका ट्रांसपोर्ट जो है उसकी वजह से आसान हो चुका है, और कहीं कहीं तो गैस पाइपलाइंस भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दिस जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए, द सन्स एनर्जी इज ड्यू टू, सन की जो एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है बताइए? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है, और फ्यूजन किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो सन्स एनर्जी इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? वो कौन सा पार्ट होता है सोलर कुकर का जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है? कोटिंग विद ब्लैक कलर इनसाइड द बॉक्स, नोट। मिरर नहीं, ग्लास शीट जो है डेफिनेटली आपका आंसर होगा।
तो ये ग्लास शीट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का के लिए, और ग्रीन हाउस इफेक्ट आप होपफुली जानते होंगे। अब हाइड्रोजन बम है, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ों में आजकल न्यूक्लियर बम्स भी, ये किस पे बेस है? हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम जो होते किस पे बेस है? हाइड्रोजन बम तो फ्यूजन पे बेस होगा, और न्यूक्लियर बम जो होता है ये फ्यूजन रिएक्शंस पे जो है वो बेस है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस, तो बताइए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो बायोगैस का जो है वो कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट होगा? तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बायोगैस का क्या होता है? मीथेन होता है। चलिए आगे। सोलर, बायोमास, जियोथर्मल, विंड एंड हाइड्रो पावर एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आप जानते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है, ठीक है, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल। इन्हें रिन्यूएबल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्या ये क्लीन एंड फ्री टू यूज है? नहीं। कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? तभी तो हम इन्हें रिन्यूएबल कहते हैं कि उनके नेचर जो है दोबारा से जो है बनाता रहता है, सोलर एनर्जी को बनाते का दोबारा से, ठीक है। ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। सनी डे में तो हमें हॉट वाटर मिलेगा, क्लॉडी डे में नहीं मिलता है, हॉट डे में भी मिलेगा, विंडी डे में भी मिलेगा, लेकिन क्लॉडी डे में नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका मिक्सचर होता है? प्रोड्यूसर गैस में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में जो है वो नाइट्रोजन गैस रहेगी। अच्छा, एक वाटर गैस होती है, उसमें जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस रहेगा और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा। तो यहाँ पर आंसर सही ए होगा। द फ्रैक्शन ऑफ सन्स एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ इज अबाउट। आपने आपकी सिलेबस में जो है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ पर आप जो है सोलर एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी जो है आप देखिए, जो डेली एवरेज सोलर एनर्जी रिसीव होती है इंडिया में वो तकरीबन 4 से जो है वो 7 जो है वो किलोवाट की होती है, ठीक है, 4 से 7 जो है वो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होती है। अब बोला गया फ्रैक्शन ऑफ सन्स एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ, वो कितनी होती है? 47% होती है। अब सन जो है ना, सनलाइट जो रीच होती है अर्थ में, उसमें 50% जो आपकी क्या होती है? वो विजिबल लाइट होती है, ठीक है। 45% जो होती है उसमें क्या होती है? IR रेज होती है, और उसके अलावा जो है वो कुछ स्मॉलर अमाउंट ऑफ UV रेज भी जो है वो होती है, और अदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो फ्रैक्शन ऑफ सन्स एनर्जी जो है वो अर्थ में रिसीव होती है वो इस ऑप्शन के हिसाब से हम 47% जो है वो कह सकते हैं। अच्छा, ये जो सोलर एनर्जी होती है ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई है इसकी, और नॉन पोल्यूटिंग इसका करेक्टर है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम, सभी की सभी जो एनर्जी होती है वो किससे आती है? बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो सोलर एनर्जी से ही आती है। अब देखिए सोलर एनर्जी से बहुत सी ऐसी एनर्जी आती है, अब जैसे विंड एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो भी सोलर एनर्जी से ही रिलेटेड रहता है, विंड एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी से ही रिलेटेड है। तो वो भी फिर टाइडल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, आप उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ग्रेविटेशनल पुल जो है वो देखते हैं, मून का, सन का, ठीक है, स्पिनिंग ऑफ अर्थ, इसमें भी हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो सोलर एनर्जी से ही रिलेटेड रहती है। द टेम्परेचर इनसाइड द सोलर कुकर रेंजेस फ्रॉम, टेम्परेचर जो कितना रहता है सोलर कुकर में अरे 500 डिग्री जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 100 से जो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रहता है। मटेरियल यूज्ड इन इंटरकनेक्शन ऑफ द सोलर सेल इन द सोलर पैनल इज, तो इंटरकनेक्शन ऑफ द सोलर सेल के लिए जो मटेरियल जो है यूज़ करते हैं सोलर पैनल में वो कौन सा होता है? देखिए वही मटेरियल का हम यूज़ करेंगे जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो देखिए सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमें ये इंटरकनेक्शन के लिए बोला गया है, सोलर सेल्स के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है, तो उसमें सिलिकॉन आंसर होता, लेकिन इंटरकनेक्शन के लिए हम जो है वो सिल्वर का ही यूज़ करेंगे। आप देखिए सोलर पैनल का भी क्वेश्चन आ गया। सोलर पैनल जो है वो बनते हैं बाय कंबाइनिंग एन अरेंजमेंट ऑफ, क्या इसमें सोलर कंसंट्रेटर का इस्तेमाल करते नहीं, सोलर सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। क्वेश्चन नंबर 20, ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, ओशन जो थर्मल एनर्जी मिलती है वो किसकी वजह से जो है वो होती है? थर्मल एनर्जी जो ओशन से मिलेगी तो बताइए वो किसकी वजह से होगी? बेसिकली जो एनर्जी फ्रॉम सी होती है उसमें टाइडल एनर्जी आप पढ़ते हैं, वेव एनर्जी पढ़ते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो पढ़ते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगी, ठीक है, तो किसकी वजह से होगी? टेम्परेचर डिफरेंस। थर्मल है तो टेम्परेचर होगा एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन। जो ओशन है, ओशन में कहीं जो है टेम्परेचर कम है, कहीं ज़्यादा है, डिफरेंट लायर्स है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ओशन होगा
ठीक है, कहीं इतने किलोमीटर में इसका कुछ टेम्परेचर, इतने किलोमीटर में कुछ है, ऊपर वाला कुछ होगा। तो इस वजह से जो है उसमें एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसी का फ़ायदा उठाते हुए हमने उसमें से जो है वो थर्मल एनर्जी जो है वो जनरेट की है। अब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज बिकमिंग पॉपुलर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है उसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। क्यों? बिकॉज मोर एनर्जी इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड इन द यूजेबल फॉर्म, एकदम से सही है। पोल्यूशन इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, सही। सेवेज इज आल्सो गेटिंग डिस्पोज्ड, तो ऑल ऑफ दिस जो होगा वो आपका सही होने वाला है। बायोगैस प्लांट आर गेनिंग पॉपुलरिटी इन इंडियन विलेजेस बिकॉज बायोगैस प्लांट जो होती है जो है जिसमें से हम जो है वो एनिमल और एग्रीकल्चर वेस्ट से जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आजकल पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? दे प्रोड्यूस मैन्यूअर्स इन एडिशन टू क्लीन फ्यूल, एकदम सही है। प्रोवाइड क्लीन एंड चीप मेथड ऑफ डिस्पोजिंग एनिमल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, तो हम एनिमल और एग्रीकल्चर वेस्ट को जो है डिस्पोज भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये बोथ जो होगा वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्सेज? बायोमास एनर्जी सोर्सेज की जो है कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, इज नॉट एन एग्जाम्पल? वुड बिल्कुल होगी, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होगा, गोबर गैस है, कोल है। Fossil fuels are considered to be नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, अब फॉसिल फ्यूल को क्या हम कंसिडर करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या होते हैं? नेचुरल गैसेस होती है, पेट्रोलियम होती है, कोल होती है जी, इन सभी को हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्यों? अब यहाँ पर पूछा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि क्यों है। दे आर प्रोड्यूस्ड एंड अंडरग्राउंड बिकम कॉस्टली एंड एक्सट्रैक्ट, ये तो मैंने आपको पूरा फॉसिल फ्यूल्स की थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझा दी कि कैसे जो हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक लंबा प्रोसेस है, पहले हम इनकी ड्रिलिंग करेंगे, पाइपों से इन फॉसिल फ्यूल्स को खींचेंगे अंडरग्राउंड से, तो कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट तो डेफिनेटली है। मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है लगते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स को बनने में, ये भी है। दे आर ओनली अ लिमिटेड रिजर्व, जो है फिलहाल जो है वो लिमिटेड रिजर्व जो है होंगे। नहीं, यहां पर बोला गया है दे, ठीक है, फॉसिल फ्यूल कंसिडर्ड टू बी द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, अच्छा यहाँ पे ये बोला गया है कि इसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते क्यों है। ये तो ठीक बात है कि दे आर प्रोड्यूस अंडरग्राउंड बिकम कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट, बट इसकी वजह से हम इसको जो है वो नॉन रिन्यूएबल तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसी अपनी स्टेटमेंट तो ठीक है, बट ये नहीं हम कह सकते कि ये इसकी वजह से नॉन रिन्यूएबल हम कहलाती है। नॉन रिन्यूएबल इसलिए कहते हैं हम इसको, देखो फॉसिल फ्यूल बनेंगे, ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगते हैं बनने के लिए, तो एकदम से रिन्यू नहीं अपने को करते हैं शॉर्ट पीरियड में, तो इस वजह से तो हम बिल्कुल कहेंगे। और इनका जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल लिमिटेड है, तो बोथ बी एंड सी जो होगा वो सही होने वाला है आपका। ये स्टेटमेंट अपने में तो सही है, लेकिन जो है ये इसकी वजह से इसको नॉन रिन्यूएबल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट जो आपकी सही होगी। अब फॉसिल फ्यूल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है तो क्या होंगे? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल वाले जो आ सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, कहीं कन्फ्यूजन जो है इसमें ना हो, तो इस वजह से प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जाके इन सारे एमसीक्यूज की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अवेलेबल है सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे भी एमसीक्यूज, ठीक है, आपके सारे सिलेबस पे एमसीक्यूज अवेलेबल है, जाके एक बार विजिट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।